आज से एक सदी से भी पहले 1910 की सर्द सुबह में जर्मनी की एक ट्रेन में एक दुबला पतला 15-16 साल का लड़का बेंच के नीचे सिकुड़ा बैठा था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसके पास न तो टिकट था और न ही एक कौड़ी। वह घर से भागा हुआ था, एक अज्ञात भविष्य की ओर। उस दिन उसे कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि यह गुमनाम लड़का एक दिन वुल्फ मेसिंग के नाम से दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर हिटलर ने 2 लाख मार्क का इनाम रखा। एक ऐसा व्यक्ति जिससे मिलने के लिए स्टालिन, आइंस्टीन और गांधी जैसे महानुभाव उत्सुक रहते थे। यह कहानी है मानव मन की असीमित शक्ति की, एक ऐसे जादूगर की जो बिना किसी जादू की छड़ी के सिर्फ अपनी मानसिक धारणा से दुनिया को हिला सकता था। वुल्फ मेसिंग ने अपनी आत्मकथा अबाउट माई सेल्फ में उस दिन का जिक्र किया है जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह लिखते हैं, वे शब्द मुझे कभी नहीं भूलते। टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी श्वास का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना। ठंडी सुबह और फिर उसका मेरे पास आकर पूछना, यंग मैन, योर टिकट? मेसिंग के पास टिकट तो क्या, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस घबराहट के क्षण में उसकी जिंदगी का पहला चमत्कार हुआ। पास पड़ा एक अखबार का रद्दी टुकड़ा उसने हाथ में उठा लिया, आंखें बंद की और पूरी शक्ति से प्रार्थना किया कि यह टिकट है, और उसे उठाकर टिकट चेकर को दे दिया। मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, हे परमात्मा, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। और फिर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। टिकट चेकर ने उस कागज को पंचर किया, टिकट वापस लौटाई और कहा, When you have got the ticket, why you are lying under the seat? पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास है तो नीचे क्यों पड़े हो? मेसिंग को खुद भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक खाली कागज का टुकड़ा उसकी प्रबल मानसिक शक्ति से टिकट में बदल गया था। इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। इस घटना के बाद पिछली आधी सदी में जमीन पर मानसिक धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव रखने वाला आदमी वुल्फ मेसिंग ही था। बर्लिन पहुंचकर वुल्फ ने अपनी अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने सर्कस में काम किया, जहां वह लोगों के मन की बातें बताता, भविष्यवाणियां करता और विचारों को नियंत्रित करता। उसकी ख्याति जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, उसकी चमत्कारी शक्तियों से मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन उसकी बढ़ती प्रसिद्धि ने उसे एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। उसने एक दिन सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी की कि यदि एडोल्फ हिटलर रूस पर हमला करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यह भविष्यवाणी हिटलर तक पहुंची। अब हिटलर क्रोध से पागल हो उठा। तानाशाह, जिसकी सत्ता और ताकत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, एक छोटे से जादूगर की भविष्यवाणी से हिल गया। उसने तुरंत वुल्फ मेसिंग के सिर पर 2 लाख मार्क का इनाम रख दिया। वुल्फ के लिए अब जर्मनी में रहना जानलेवा था। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हिटलर के प्रकोप से बचकर वुल्फ मेसिंग ने रूस में शरण ली, लेकिन उसकी ख्याति उसका पीछा करती रही। रूस में भी उसकी असाधारण क्षमताओं की कहानियां फैलने लगीं और अंततः ये कहानियां सोवियत संघ के सर्वशक्तिमान तानाशाह जोसेफ स्टालिन के कानों तक पहुंची। स्टालिन, जो हर बात में संदेह करता था और किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करता था, वुल्फ की क्षमताओं को परखना चाहता था। उसके लिए यह केवल एक जादूगर का खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो उसके भौतिकवादी दर्शन को चुनौती दे सकती थी। 1940 में जब वुल्फ मॉस्को में एक नाटक के मंच पर अपना विचार संक्रमित करने का प्रयोग दिखला रहा था, अचानक पुलिस ने आकर मंच का पर्दा गिरा दिया। लोगों को बताया गया कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है, क्योंकि मेसिंग गिरफ्तार कर लिया गया है। वुल्फ को तत्काल एक बंद गाड़ी में डाला गया और सीधे क्रेमलिन ले जाया गया, जहां उसे स्टालिन के सामने पेश किया गया। स्टालिन ने अपनी गहरी भेदी नजरों से वुल्फ को देखा और कहा, मैं मान नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़कर बुलाया हूं कि तुम मेरे सामने सिद्ध करो। वुल्फ मेसिंग ने शांत भाव से कहा, आप जैसा भी चाहें। स्टालिन ने वुल्फ की परीक्षा लेने के लिए 3 ऐसे कार्य सौंपे
जो सामान्य मानव क्षमताओं से परे थे। पहला परीक्षण। स्टालिन ने कहा, कल 2 बजे तक तुम यहां बंद हो। 2 बजे हमारे आदमी तुम्हें मॉस्को के बड़े बैंक में ले जाएंगे। तुम क्लर्क को 1 लाख रूबल सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा कर ले आओ। यह एक असंभव सा लगने वाला कार्य था। पूरा बैंक मिलिट्री से घिरा हुआ था। 2 सशस्त्र आदमी पिस्तौलें लिए हुए वोल्फ मेसिंग के ठीक पीछे थे। ठीक 2 बजे उसे बैंक में ले जाया गया। वोल्फ को नहीं पता था कि उसे किस काउंटर पर ले जाया जाएगा। उसे सीधे खजांची के सामने खड़ा कर दिया गया। वोल्फ ने अपनी जेब से एक कोरा कागज निकाला। उस कोरे कागज को 2 क्षण देखा, अपनी पूरी मानसिक शक्ति उस पर केंद्रित की। फिर उसने वह कोरा कागज खजांची को दिया। खजांची ने कई बार उस कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा और फिर 1 लाख रूबल निकालकर मेसिंग को दे दिए। मेसिंग ने उन पैसों को बैग में रखा और सीधे स्टालिन को जाकर दे दिया। स्टालिन हैरान रह गया। वापस आकर मेसिंग ने उन पैसों को उसी क्लर्क के हाथ में वापस दिया और कहा, मेरा कागज वापस लौटा दो। जब क्लर्क ने वापस कागज देखा तो वह खाली था। उस खाली कागज को देखते ही क्लर्क बेहोश हो गया। उसकी समझ के बाहर हो गई बात कि क्या हुआ था। दूसरा परीक्षण। स्टालिन इतने से राजी नहीं हुआ। उसे लगा कि यह कोई जालसाजी हो सकती है। क्लर्क और मेसिंग के बीच कोई तालमेल हो सकता है। इसलिए क्रेमलिन के एक कमरे में वोल्फ को बंद किया गया। हजारों सैनिकों का पहरा लगाया गया। स्टालिन ने कहा कि ठीक 12:05 पर वह सैनिकों के पहरे के बाहर हो जाए। अविश्वसनीय रूप से वोल्फ मेसिंग ठीक 12:05 पर कमरे से बाहर हो गया। सैनिक अपनी जगह खड़े रहे। उसे किसी को दिखाई नहीं पड़ा। वह सीधे स्टालिन के सामने जाकर मौजूद हो गया। सैनिकों को पता भी नहीं चला कि उनके सामने से एक व्यक्ति निकल गया है। यह चमत्कार था, शुद्ध मानसिक शक्ति का प्रदर्शन। तीसरा परीक्षण। इससे भी स्टालिन को पूरी तरह से भरोसा नहीं आया। यह उसकी पूरी फिलॉसफी, उसके साम्यवाद के भौतिकवादी चिंतन को बिखेर रहा था। अगर एक आदमी सिर्फ धारणा से ऐसा कुछ कर सकता है तो मार्कस का सारा चिंतन अधर में लटक जाता है। लेकिन स्टालिन प्रभावित जरूर हुआ और उसने तीसरे सबसे कठिन प्रयोग के लिए प्रार्थना की। उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वह यह थी। स्टालिन ने कहा कि कल रात 12 बजे मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ, बिना किसी अनुमति पत्र के। यह सर्वाधिक कठिन बात थी, क्योंकि स्टालिन जितने गहरे पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा। उसे खुद भी पता नहीं होता था कि वह क्रेमलिन के किस कमरे में है। हर रात कमरा बदल दिया जाता था ताकि कोई खतरा ना हो, कोई बम न फेंक दे, कोई हमला न कर दे। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि वह 5 नंबर कमरे में है। दूसरी कतार जानती थी कि 6 नंबर कमरे में है। तीसरी कतार जानती थी कि 8 नंबर कमरे में है। स्टालिन को अपने ही सिपाहियों से भी बचने की जरूरत थी। किसी को पता नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में है, यहां तक कि उसकी अपनी पत्नी को भी नहीं। स्टालिन के सारे कमरे जिनमें वह रहता था करीब करीब एक जैसे थे और वह कहीं भी किसी भी क्षण हट सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में था। ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मेसिंग जाकर स्टालिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। स्टालिन भी कांप गया। उसने कहा, तुमने यह किया कैसे? यह असंभव है। मेसिंग ने शांत भाव से कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा कि आई एम बेरिये। बेरिये रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था, स्टालिन के बाद नंबर 2 की ताकत का आदमी। मेसिंग ने सिर्फ इतना ही भाव किया कि वह बेरिये है और स्टालिन के सैनिक उसे सलाम बजाने लगे और वह भीतर आ गया। उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने सैनिकों के दिमाग में यह धारणा बैठा दी कि वह बेरिये है और उन्होंने बिना किसी सवाल के उसे भीतर जाने दिया। इन अविश्वसनीय प्रदर्शनों के बाद स्टालिन को वोल्फ मेसिंग की क्षमताओं पर पूरा विश्वास हो गया। उसने सिर्फ मेसिंग को यह आज्ञा दी कि वह रूस में घूम सकता है और उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया। 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी तो वह सिर्फ मेसिंग के कारण। 1940 तक रूस में कई लोग मार डाले गए थे जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे। कार्ल ऑटोविस नाम के एक आदमी की 1937 में रूस में हत्या की गई स्टालिन की आज्ञा से।
क्योंकि वह भी जो करता था वह ऐसा था कि उससे साम्यवाद की भौतिकवादी धारणा बिखर जाती थी। अगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्टालिन ने अपने वैज्ञानिकों को आज्ञा दी कि मैसिंग की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि जो अल्टीमेट वेपन है युद्ध का, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा, वह मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा, क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में अणुबम हो उनको भी उनकी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वे अपने ऊपर ही फेंक दें। एक हवाई जहाज बम फेंकने जा रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वह वापस लौट जाए या अपनी ही राजधानी पर गिरा दे। स्टालिन ने एक बार मैसिंग से पूछा था कि उनकी मृत्यु कब होगी, तो मैसिंग ने जवाब दिया, आपके मृत्यु के बाद। और ऐसा ही हुआ। 75 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में आज भी वोल्फ मैसिंग से जुड़े दस्तावेज और शोध सामग्री रखी गई है, जो उसकी असाधारण क्षमताओं का प्रमाण है। उसकी भविष्यवाणियां, खासकर हिटलर के बारे में, सच साबित हुईं, जिसने उसे इतिहास के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। वोल्फ मैसिंग की कहानी सिर्फ एक जादूगर की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर और मन का मेल नहीं हैं, बल्कि हमारे पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को और शायद दुनिया को भी बदल सकती है। हमें अपनी विशिष्टता को पहचानना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और उसका उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो हमें और दूसरों को सशक्त बनाए।